तो दोस्तों आज हो गई है 24 नवंबर और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बायकॉट गोदी मीडिया। तो आइए दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें एक एक करके जान लेते हैं। तेजस्वी यादव की बड़ी चेतावनी, कहा 19 लाख रोजगार दे नीतीश कुमार नहीं तो 1.5 करोड़ लोगों के साथ सड़कों पर होगा जबरदस्त आंदोलन। आप लोगों को बताते चले बिहार में नीतीश कुमार की सरकार मुश्किलों में आ सकती है। दरअसल महागठबंधन के कुछ कम मार्जिन से हारे हुए नेता एनडीए के खिलाफ पटना हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। मामूली अंतर से हारने वाले महागठबंधन के लगभग 2 दर्जन उम्मीदवार हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं। महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव के निर्देश पर ही इन हारे हुए उम्मीदवारों ने नीतीश सरकार के खिलाफ प्लान तैयार किया है, जिसकी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वह इन सभी नेताओं की हर संभव मदद करेंगे। अब खबर सामने निकल के आ रही है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार को एक बड़ी चेतावनी दे डाली है। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा नीतीश सरकार ने वादा अनुसार अगर 1 महीने के अंदर 19 लाख नौकरी नहीं दी तो खेत खलिहानों से लेकर सड़कों पर विशाल जन आंदोलन होगा। 1 करोड़ 56 लाख मतदाताओं ने कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई जैसे हमारे मुद्दों पर भरोसा किया है। हम उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे, कड़ा संघर्ष जारी रहेगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं तेजस्वी यादव ने चेतावनी दे डाली है नीतीश कुमार को और कहा है कि 1 महीने के अंदर अगर 19 लाख रोजगार नहीं दिए, नौकरियां नहीं दी तो वो जबरदस्त तरीके से 1.5 करोड़ लोगों के साथ करेंगे सड़कों पर जबरदस्त आंदोलन। दोस्तों क्या आप लोग तेजस्वी यादव के द्वारा उठाए जा रहे इस बड़े कदम का समर्थन करते हैं या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। बिहार विधानसभा का पहला सत्र हुआ काफी हंगामेदार। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने जबरदस्त तरीके से नीतीश सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, तो वहीं एआईएमआईएम के विधायक ने कहा हिंदुस्तान नहीं भारत के संविधान की शपथ लूंगा। आप लोगों को बताते चले सत्र के पहले ही दिन एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने शपथ लेते वक्त अपनी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने शपथ पत्र में लिखे हिंदुस्तान शब्द को बोलने से साफ इनकार किया और उसकी जगह पर भारत का इस्तेमाल किया है। दरअसल एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान का नाम जैसे ही सदस्यता की शपथ के लिए पुकारा गया वैसे ही उन्होंने खड़े होकर हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जता दी। अख्तरुल इमान को उर्दू भाषा में शपथ लेनी थी, लेकिन उर्दू में भारत की जगह हिंदुस्तान शब्द के इस्तेमाल पर उन्होंने आपत्ति जताते हुए प्रोटेम स्पीकर से भारत शब्द का इस्तेमाल करने की गुजारिश की। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। बिहार स्ट्रांग रूम में होने थे मॉक पोल से जुड़े कागज पर मिले रास्ते में मुद्दा बनाते हुए तेजस्वी यादव बोले दोषी हो बर्खास्त, ऐसा ना हुआ तो चुनाव की रस्म अदायगी आखिर क्यों? आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद महागठबंधन लगातार चुनाव परिणामों पर सवाल खड़े कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर मॉक पोल से जुड़े कागज को लेकर के चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। दरअसल आप लोगों को बताते चले दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दरभंगा के केवटी विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र के मॉक पोल का लिफाफा स्ट्रांग रूम के बाहर पाया गया। केवटी विधानसभा क्षेत्र की मतदान केंद्र संख्या 84 से जुड़ा मॉक पोल का लिफाफा स्ट्रांग रूम में होने के बजाय आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास पर है। सिद्दीकी को यह लिफाफा सड़क पर पड़ा हुआ मिला था। काले रंग के लिफाफे पर तारीख 7 नवंबर 2020 लिखी हुई है। यह लिफाफा सील बंद है। इसके अलावा आरजेडी के नेता के पास एक लिफाफा और है, वह बूथ संख्या 46A का है। यह खुला हुआ है और इसमें भी मॉक पोल से जुड़े कागजात हैं। इसी पूरे मामले को लेकर के तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि मॉक पोल से जुड़े कागजात स्ट्रांग रूम में होने चाहिए थे, रास्ते में पड़े मिले। चुनाव आयोग को इस घटना की गहन पड़ताल कर दोषियों को नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर चुनाव कराने की रस्म अदायगी भी क्यों? यह कागजात सहित मॉक पोल का डिब्बा और लिफाफा बताता है कि बड़ी गड़बड़ी हुई है, ये यहाँ पर कहना है।
आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बड़ी गड़बड़ी सामने निकल के आई है। अब चुनाव आयोग भी आ चुका है आरजेडी के निशाने पर। दोस्तों इस खबर पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा, लव जिहाद कानून पहले नीतीश कुमार लागू करें फिर हम सोचेंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, देश में एक बार फिर लव जिहाद को लेकर के बहस तेज हो गई है। बीजेपी शासित राज्यों में इसके खिलाफ जहां कानून बनाने की तैयारी चल रही है, तो वहीं कांग्रेस शासित प्रदेशों में इसका जबरदस्त तरीके से विरोध शुरू हो गया है। देश में लव जिहाद को लेकर छिड़ी बहस के बीच शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इसे पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर उठाया गया एक मुद्दा बताया है। संजय राउत ने कहा है कि अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। ये यहाँ पर कहना है संजय राउत का, और उन्होंने इस दौरान बीजेपी को लिया है निशाने पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बंगाल में ओवैसी के इरादों को लगा जोरदार झटका। बिहार चुनाव पर बड़ा दावा कर टीएमसी में शामिल हुए हैं एआईएमआईएम के नेता। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी के विस्तार का मंसूबा पाल रहे एआईएमआईएम के नेता और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को जोरदार झटका लगा है। राज्य में पार्टी के नेता अनवर पाशा ओवैसी की पार्टी छोड़कर ममता बनर्जी की टीएमसी में शामिल हो गए हैं। यही नहीं, उन्होंने ओवैसी को लेकर एक बहुत बड़ा दावा भी किया है कि एआईएमआईएम ने बिहार में भाजपा को सत्ता में लाने में मदद के लिए चुनाव के दौरान ध्रुवीकरण करवाया। उन्होंने कहा है कि ओवैसी का यह रवैया बहुत ही खतरनाक है, इसलिए पश्चिम बंगाल में बिहार मॉडल नहीं चलने दिया जाएगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। तेजस ट्रेन हुई बंद, हर रोज हो रहा था 9 लाख का नुकसान। कांग्रेस के नेता बोले सब नाश हो रहा है मोदी राज में। आप लोगों को बताते चलें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत में पहली कॉरपोरेट ट्रेन शुरू की गई थी, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से नई दिल्ली तक चलाई गई थी, जिसका संचालन आईआरसीटीसी के द्वारा किया जा रहा था। सरकार के द्वारा चलाई गई इस कॉरपोरेट ट्रेन की टिकट महंगी होने के कारण लोग इसमें सफर करने से परहेज कर रहे हैं। खबर के मुताबिक रेलवे को रोजाना इसके चलते औसतन 9 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। कॉरपोरेट ट्रेन तेजस 23 नवंबर से बंद हो चुकी है अगले आदेश आने तक। आप लोगों को आगे बताते चलें, कॉरपोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को बंद किए जाने के फैसले पर विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। आप लोगों को बताते चलें, उन्होंने कहा है कि जब नीतियां जनता के लिए नहीं कॉरपोरेट के हित में बनने लगे तो नाश निश्चित है। जरा सोचिए, 70 वर्षों में कितनी बार जनहितैषी ट्रेनें इस कारण से बंद होने की खबर आपने सुनी है। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने लिया है सीधे तौर पर पीएम मोदी को निशाने पर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछा किसे पहले मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, फाइजर और मॉडर्ना के बाद अब स्वदेशी निर्मित वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के तीसरे चरण के नतीजे सामने आ गए हैं। माना जा रहा है कि तीसरे दौर के ट्रायल के सफल रहने के बाद ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को अगर यूके ड्रग रेगुलेटर से इमरजेंसी अप्रूवल मिलता है तो दिसंबर से यह वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी से सवाल पूछा है कि सरकार किन्हें सबसे पहले कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र की मोदी सरकार से कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर के कुछ सवाल पूछे हैं और उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री मोदी इनके जवाब देंगे। पहला सवाल है कि सभी कोविड वैक्सीन उम्मीदवारों में से भारत सरकार किसका चयन करेगी और क्यों। तो वहीं राहुल गांधी ने आगे पूछा है कि पहले वैक्सीन किससे मिलेगी और वितरण रणनीति क्या होगी मोदी सरकार की। तो वहीं राहुल गांधी ने आगे पूछा है कि क्या मुफ्त टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए पीएम केयर्स फंड का उपयोग किया जाएगा। ये यहाँ पर कुछ सवाल पूछे हैं राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार से। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। कोरोना को लेकर के सुप्रीम चेतावनी, आगे हालात और भी हो सकते हैं खराब। दिल्ली और महाराष्ट्र से भी बुरे हैं गुजरात के हाल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कुछ राज्यों में कोरोना एक बार फिर से कोहराम मचा रहा है।
दिल्ली, गुजरात, असम समेत कई राज्यों में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है लगातार। इसी बीच कोरोना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी यहां पर सख्त हो गया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और असम से 2 दिन में हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा है कि कोरोना के मौजूदा हालात से निपटने के लिए उन्होंने क्या क्या उपाय किए हैं। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद शादी और भीड़ वाले कार्यक्रम करने की इजाजत देने पर गुजरात सरकार को यहां पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि गुजरात में दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद सबसे खराब हालात हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी सुप्रीम कोर्ट में। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। नए श्रमिक विरोधी नियमों पर पुनर्विचार करे केंद्र की मोदी सरकार, ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस ने पेशेवर सुरक्षा, स्वास्थ्य व काम करने की स्थिति संहिता 2020 से संबंधित प्रस्ताव नए नियमों को श्रमिक विरोधी करार देते हुए कहा है कि सरकार को इन पर पुनर्विचार करना चाहिए तथा सभी श्रमिक संगठनों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह दावा भी किया है कि इन नियमों के लागू होने से आर्थिक गुलामी की व्यवस्था बन जाएगी और इससे संगठित क्षेत्र में करीब 41 लाख लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। सुरजेवाला ने एक बयान में कहा, पेशेवर सुरक्षा, स्वास्थ्य व काम करने की स्थिति से संबंधित नए नियमों से संगठित क्षेत्र में 41 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी। भारत ने दास प्रथा को सदियों पहले खत्म कर दिया था, लेकिन मोदी सरकार ने आर्थिक गुलामी की नई व्यवस्था लागू कर दी है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है कांग्रेस पार्टी ने। इस बीच एक और जानकारी सामने निकल के आ रही है दोस्तों। नई सैटेलाइट इमेज में बड़ा दावा, डोकलाम में चीन ने बसाया गांव। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने जो भी रणनीति अपनाई है, राहुल गांधी उसकी लगातार कड़ी आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर भारत चीन सीमा विवाद को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। डोकलाम पर नई सैटेलाइट इमेज को लेकर के राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा है कि चीन की भू राजनीतिक रणनीति को पीआर संचालित मीडिया के द्वारा जवाब नहीं दिया जा सकता है, लेकिन यह साधारण तथ्य भारत सरकार को चलाने वाले दिमाग से बिल्कुल अलग है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें आई सामने निकल के, जो आप लोगों ने U&B टीवी पर जानी है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।